गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 अधिकार इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। सभी बच्चों ने जो है ध्यान पूर्वक सुनना है। अधिकार किसे कहते हैं? समाज में रहते हुए मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। समाज के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए जो है कुछ सुविधाओं की, विशेष सुविधाओं की जो आवश्यकता होती है। मनुष्य को जो सुविधाएं समाज से मिली होती है और जो सुविधाएं मनुष्य को जो समाज से मिलती है उन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। यानी समाज से मिलने वाली सुविधाओं को भी जो है अधिकार का नाम दिया जाता है। साधारण शब्दों में अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से है। साधारण शब्दों के अंदर हम कह सकते हैं कि अधिकार का मतलब उन सुविधाओं और अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जो मनुष्य के विकास के लिए जरूरी होते हैं और समाज ने मान्यता दी होती है। और उन जो सुविधाओं को जो है समाज मान्यता प्रदान करता है उसे जो है व्यक्ति के अधिकार कहते हैं। अधिकार के 4 मुख्य तत्वों अथवा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अधिकार के कौन से मुख्य तत्व हैं या कौन सी विशेषताएं हैं? अधिकार के 4 मुख्य तत्व अथवा विशेषताएं इस प्रकार से है। अधिकार व्यक्ति की मांग है। सबसे पहला जो है अधिकार व्यक्ति की मांग है। अधिकार एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपनी सुविधा की मांग है, यानी दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध अपनी सुविधा की मांग है। यह समाज पर एक दावा है और व्यक्ति का जो है समाज के ऊपर ये एक प्रकार से दावा है, परंतु इसे हम शक्ति नहीं कह सकते, लेकिन हम इस दावे को जो है शक्ति का नाम नहीं दे सकते। अधिकारों का नैतिक आधार है। व्यक्ति की नैतिक मांग ही अधिकार बन जाती है। जो व्यक्ति की उचित मांग होती है वही जो है व्यक्ति की अधिकार बन जाती है। अनैतिक मांगे नहीं, और जो गलत बातें होती है, अनुचित बातें होती है, वे अधिकार की श्रेणी में नहीं आती हैं। जीवित रहने, संपत्ति रखने, विचार प्रकट करने आदि की मांगे नैतिक है, यानी कि ये सारी मांगे जो है उचित है। परंतु चोरी करने, मारने या गाली गलौज करने की मांग अनैतिक है। दूसरी तरफ अगर व्यक्ति चोरी करता है, गाली गलौज करता है, तो ये जो है मतलब अनुचित मांग है, इनको हम जो अधिकार नहीं कह सकते। समाज द्वारा स्वीकृत मांगे ही अधिकार है। जिन मांगों को समाज स्वीकार करता है उन्हें जो है अधिकार का नाम दिया जाता है। व्यक्ति की वे मांग ही अधिकार कहलाती है जिन्हें समाज स्वीकार करता है, यानी कि उन बातों को ही जो अधिकार कहा जाएगा जो समाज के द्वारा स्वीकृत होती हैं। व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक प्राप्त की गई सुविधा अधिकार नहीं होती, और जो व्यक्ति समाज के अंदर बलपूर्वक जिनका प्रयोग करता है, शक्तिपूर्वक जिनका प्रयोग करता है, उन्हें जो है अधिकार का नाम नहीं दिया जा सकता। अधिकार समाज में प्राप्त होते हैं, और सबसे मेन बात यह कि जो अधिकार होते हैं वे समाज के अंदर ही प्राप्त होते हैं, समाज से बाहर प्राप्त नहीं हो सकते। अधिकारों तथा कर्तव्यों का क्रम समाज में ही चलता है। तो यह क्रम जो अधिकार और कर्तव्य का समाज के अंदर ही चलता है। समाज से बाहर व्यक्ति के न कोई अधिकार है न कोई कर्तव्य है। अगर मनुष्य समाज से बाहर रहता है तो उसका न कोई कर्तव्य है और न ही उसका कोई अधिकार है। इसलिए ये जो है आपके अधिकारों की जो है मुख्य विशेषता या तत्व है। अब देखिए, व्यक्ति को प्राप्त किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए, यानी कौन कौन से 3 अधिकार प्राप्त हैं। व्यक्ति को निम्नलिखित 3 अधिकार प्राप्त है। जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, यानी कि व्यक्ति का अपने जीवन संबंधी जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना अन्य अधिकार व्यर्थ है, इसके बिना दूसरे अधिकार सारे बेकार है। सरकार को नागरिकों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। हर देश की सरकार का यह दायित्व है कि वो अपने देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा करे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य को स्वतंत्रता है कि वह किसी धर्म से चाहे विश्वास रखे। तो धर्म की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर मनुष्य चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर विश्वास रखे, जिस देवता की जिस तरह पूजा करे, चाहे जिस देवता को पूजना चाहे जिस तरह से पूजा करे। सरकार को नागरिकों के धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो सरकार को जो है किसी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। काम का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता तथा शक्ति के अनुसार नौकरी प्राप्त करने और व्यवसाय करने का पूरा अधिकार होता है, यानी व्यक्ति के अंदर जैसा टैलेंट है उसी के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति जो है नौकरी प्राप्त कर सकता, कोई भी काम धंधा कर सकता है।
राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को काम दे, और हर राज्य का, हर देश का यह दायित्व बनता है कि अपने देश के नागरिकों को जो है काम दे। यदि राज्य नागरिकों को काम नहीं दे सकता तो उसे मासिक निर्वाह भत्ता देना चाहिए। मान लीजिए कि किसी देश के अंदर जो है राज्य के द्वारा मतलब काम नहीं दिया गया है नागरिकों को, तो राज्य का या देश का यह कर्तव्य है कि उन नागरिकों को जो है निर्वाह भत्ता दे। भारत में सरकार नागरिकों को काम दिलाने में सहायता करती है, तो हमारे देश के अंदर जो भारत सरकार है वो नागरिकों को काम दिलाती है। हाँ, देखिए नैतिक अधिकार क्या है। कुछ अधिकार नैतिक आधार पर दिए जाते हैं, तो बहुत से अधिकार ऐसे जो नैतिकता के आधार पर दिए जाते हैं। मनुष्य तथा समाज दोनों के हित के लिए व्यक्ति को कुछ सुविधाएं दी जाती है, मनुष्य के लिए भी, समाज के लिए भी, यानी कि इन दोनों के हितों की सुविधा के लिए जो बहुत सी सुविधाएं जो है व्यक्ति को दी जाती हैं। जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता, धर्म पालन, शिक्षा प्राप्त, संपत्ति रखने आदि की सुविधाएं देने पर ही मनुष्य की भलाई हो सकती है। यानी कि ये सारी सुविधा राज्य के द्वारा जब व्यक्ति को दी जाती है तो मनुष्य का जो है विकास हो सकता है, उसकी भलाई हो सकती है। इनसे समाज भी उन्नत होता है, इनसे समाज भी जो है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है समाज का भी। इसलिए समाज स्वेच्छा से इन अधिकारों को प्रदान करता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये सारी जो अधिकार है अपनी इच्छा से जो है राज्य के द्वारा हर व्यक्ति को दी जाती है, जब तक ऐसे अधिकारों के पीछे कानून की मान्यता या दबाव नहीं रहता। यानी कि जो समाज के द्वारा प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिए गए हैं और उनके पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं है, ये नैतिक अधिकार कहलाते हैं। उस समय तक ये नैतिक अधिकार कहलाएंगे। नैतिक अधिकारों को मान्यता सामाजिक निंदा तथा आलोचना के भय से दी जाती है। यानी हर व्यक्ति को जो ये अधिकार दिए जाते हैं सामाजिक नैतिकता के आधार पर, तो वो समाज के अंदर व्यक्ति की निंदा न हो, उसकी आलोचना न हो, उसके आधार पर जो है दी जाती है। यदि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा नहीं की जाती, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने माँ बाप की जो है बुढ़ापे के अंदर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता हुआ है तो समाज उसकी निंदा करता है, तो समाज के द्वारा उस व्यक्ति की निंदा की जाती है। इसलिए माता पिता की सेवा करना नैतिक अधिकार है। इसलिए हर व्यक्ति का अपने माता पिता की सेवा करना एक नैतिक दायित्व है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो समाज जो है उस व्यक्ति की निंदा करता है। कानूनी अधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कानूनी अधिकार का अर्थ जो है इस प्रकार है, जिन अधिकारों को राज्य की स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि जो अधिकार मानव को दिए गए हैं राज्य ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है, उन्हें कानूनी या वैधानिक अधिकार कहते हैं। तो ऐसे कानूनों को कानूनी अधिकार का नाम दिया जाता है। इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अदालत में दावा कर सकता है। अगर मान लीजिए उसके अधिकारों का हनन होता है तो जो है वो न्यायालय के अंदर जो है दावा कर सकता है अपने अधिकारों के लिए। संपत्ति, जीवन, कुटुंब आदि के अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। यानी कि हर व्यक्ति को जो है अपने जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, कुटुंब इत्यादि का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी ने छीनने का प्रयत्न करता तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और व्यक्ति के इन अधिकारों को अगर कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकता है। राज्य इसका उल्लंघन करने वाले को दंड देता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में इंटरफेयर किया जाता है तो वो जो है राज्य के द्वारा उसको जो है दंड दिया जाता है। इसलिए कानूनी अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति होती है। तो साफ जाहिर है, यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि जो कानूनी अधिकार उसके पीछे राज्य की शक्ति होती है। कानूनी अधिकारों के 4 उप विभाग बन गए हैं। आजकल जो कानूनी अधिकारों के 4 भाग बन गए हैं जो इस प्रकार है: मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। ये जो अधिकारों के 4 उपभाग हैं। मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है? मौलिक अधिकार मनुष्य के महत्वशाली दावों को मौलिक अधिकार कहते हैं। जो मनुष्य के महत्वपूर्ण दावे हैं, अपने विकास के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, दावे हैं, उन्हें जो है मौलिक अधिकार का नाम दिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि मनुष्य के विकास के लिए जो सामाजिक शर्तें अधिक आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य के विकास के लिए जो सामाजिक आवश्यकताएं बहुत जरूरी हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। तो उन्हें मौलिक अधिकारों का नाम दिया जाता है। मौलिक अधिकार सभी देशों में एक प्रकार के नहीं है, तो मौलिक अधिकार हर देश के अंदर समान नहीं होते हैं। भारत में निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। हमारे देश के अंदर नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए हैं वे इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, यानी हर व्यक्ति समान है। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी अपने कल्चर का जो है प्रचार प्रसार कर सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अधिकार जो है बाकी इन सभी अधिकारों से महत्वपूर्ण है। अगर हमारे ऊपर के अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकता है। अब देखिए नागरिक के दो रूपों का वर्णन कीजिए। नागरिक के दो रूप कौन कौन से हैं? नागरिक दो प्रकार के होते हैं। तो नागरिक दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो जन्मजात नागरिक, राज्यकृत नागरिक। ये जो है दो प्रकार के नागरिक बताए गए हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। जन्मजात नागरिक, जन्मजात नागरिक वे होते हैं जो जन्म से ही अपने देश के नागरिक होते हैं। तो जन्मजात नागरिक उन नागरिकों को कहा जाता है जो अपने देश के अंदर ही जो जन्म से होते हैं। कुछ एक देशों में जन्मजात नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्राप्त होती है। बहुत से ऐसे देश है जिनके अंदर जो है जन्मजात नागरिकों को ज्यादा सुविधा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का उदाहरण दिया गया है। अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण पद है उसका चुनाव केवल वहां अमेरिका के अंदर जन्मे हुए नागरिक ही जो है इस पद के लिए जो चुनाव लड़ सकता है, यानी कि राज्यकृत नागरिक जो है इसके लिए मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता। राज्यकृत नागरिक वे नागरिक होते हैं जो जन्म से किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं। राज्यकृत नागरिक उन नागरिकों को कहा जाता है जो जन्म से किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं, परंतु किसी अन्य देश की कानूनी शर्तें पूरा करने के बाद उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है इंग्लैंड का है, अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है या भारत का नागरिक है, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना है, तो उसने जो सरकार के द्वारा जो कंडीशन रखी गई उन कंडीशनों को पूरा करने के बाद वो जो है दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। उसे जो है राज्यकृत नागरिक कहा जाएगा। उदाहरण के लिए बहुत से भारतीयों ने इंग्लैंड में बसकर वहां की राज्यकृत नागरिकता प्राप्त कर लिया। बहुत से हमारे देश के ऐसे नागरिक हैं जो विदेशों के अंदर गए हैं और वहीं की नागरिकता प्राप्त कर ली है। राज्यकृत नागरिकों को जन्मजात नागरिकों से कम अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक अंतर यहाँ पर यह दिखाई देता है, जो राज्यकृत नागरिक होते हैं उन्हें जो है जन्मजात नागरिकों से कम अधिकार प्राप्त होते हैं। देश विरोधी कार्य करने पर उनकी राज्यकृत नागरिकता समाप्त हो जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया और वहां पर उसने देश विद्रोही का कार्य किया या उसके विरुद्ध कोई कार्य किया है, तो वो देश जो उस राज्य की नागरिकता जो उसको दी थी वो जो उसे वापस ले सकता है। तो बच्चों आज आपके सामने जो है चैप्टर 5 आपकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर 7 क्वेश्चन समझा दिए हैं। ये आपने सभी ने जो अच्छी तरह समझने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।